Assalamu alaikum students, hope you are doing okay. My name is Adil Yousafzai and today we are doing chapter number 2 kinematics और इस टॉपिक का नेम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ये है 2.5। क्लियर हो गया। इसके बाद आप जो टॉपिक करेंगे वो है आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, फाइंड करने के लिए आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक वैसे देखने में काफ़ी इजी लगता है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको समझे बगैर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को सही तरीके से समझ नहीं पाते, वरना तो आप रट्टा ही लगा सकते हैं। तो इसमें हम 4 चीज़ों को कवर करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट पर हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ ग्राफ। पहले आपको समझना होगा कि ग्राफ के बीच में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम समझेंगे और साथ में हम उसका फाइंड करेंगे स्लोप। जब आपको ग्राफ के बीच में स्लोप दिया जाए उसको कैसे फाइंड करेंगे और एरिया अंडर द ग्राफ आप कैसे फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट पर तो हम ये चीज़ करेंगे। इसके बाद आपके पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि आपकी बुक में मेंशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हम स्लोप करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में हम फाइंड करेंगे स्लोप और एरिया भी अलग से फाइंड करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ की जगह पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी लिया जाता है। और लास्ट में हम करेंगे एग्जांपल्स। इन्हीं दो की कुछ एग्जांपल्स लेंगे कुछ ग्राफ की और उसकी टाइप्स हम बताएंगे कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट पे हम सॉल्व करेंगे या समझेंगे बेसिक्स ऑफ ग्राफ के। ग्राफ के बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, जब भी हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हम कुछ कोऑर्डिनेट्स उसके लिए लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस लेते हैं और एक रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट के ये वाला एक्सिस हमने ले लिया, अपवर्ड एक्सिस ले लिया और जेड एक्सिस ले लिया, तो आपके पास एक्स, वाई और जेड एक्सिस हो गया। ये आपके पास है वो रेफरेंस पॉइंट। इसके इर्द गिर्द हम सारी की सारी वैल्यूज़ लेते हैं। क्लियर हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि वाइट बोर्ड है तो इसके हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ्स यहाँ पर ड्रा किए हुए हैं। एक में हम स्लोप फाइंड करेंगे और दूसरे में हम फाइंड करेंगे एरिया। सो देखें, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस और ये y एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर भी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस हो गया। ये आपके पास जो पॉइंट है ये ओरिजिन पॉइंट है। क्लियर हो गया। ये आपके पास वो रेफरेंस पॉइंट है। इसी पॉइंट के थ्रू आप ऐसा समझे कि ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इसी के जरिए आप सारी जगह को देख सकते हैं। इसके हिसाब से हम सारी रीडिंग लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास ग्राफ के बीच में अगर आपको स्लोप दिया जाए, पहले हम इस वाले ग्राफ से स्लोप फाइंड करेंगे, इस वाले ग्राफ से हम फाइंड करेंगे स्लोप और यहां से हम फाइंड करेंगे एरिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो एरिया हम यहां से फाइंड करेंगे। अगर आपको बोला जाए कि यहां पर एक स्लोप है, स्लोप पता ना कैसे कहते हैं, स्लोप आपके पास कोई भी इंक्लाइंड या डिक्लाइन, मतलब जो ऊंचाई होती है या नीचाई अगर आपको दे दी जाए तो आपको कहा जाता है कि इसका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का मतलब क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं। अब यहां पर अंदाजे के मुताबिक मैं यहां पर एक स्लोप बना देता हूं। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक स्लोप बना लिया। आप कंसिडर करें कि ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। इस स्लोप को आपने फाइंड करना है। सो इस स्लोप की वैल्यू हम कैसे लेंगे। सो देखें, यहां पर मैं सारी की सारी कैलकुलेशंस लिख रहा हूं। सही है। आपने फाइंड करना है स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपको यहां पर लेना होगा इसका एंगल फाइंड करना है, जिसको हम बोलते हैं थीटा। क्लियर हो गया। मतलब यहां पर यह स्लोप डिपेंड करता है इस थीटा पर, और थीटा पर भी नहीं बल्कि टेंजेंट थीटा पर। क्लियर हो गया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के। ये हमें कहां से पता चला। आप अगर नोट करें तो इसके ऊपर से मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा। आप नोट करें। सो यहां से ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ये आपके पास आ गया। सो यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो देखें, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो आपके पास है 90 डिग्री और ये आपके पास है वो थीटा। थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो देखिए, ये थीटा है, इसके ऑपोजिट साइड ये क्या है, ये परपेंडिकुलर। और थीटा का ये आपके थीटा के साथ ये वाली जो रेड जगह ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे है ये आपके पास है बेस। क्लियर हो गया। तो आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर किसी को नहीं पता तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और रेशियोज आप देख लें। सही है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर लिख सकता हूं कि आपके पास ये जो स्लोप है ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। क्लियर हो गया। ये आपके पास बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा आपके पास बराबर है परपेंडिकुलर बाई बेस के। अब यहां पर एक और चीज नोट करें कि ये जो टेंजेंट थीटा है इसमें परपेंडिकुलर और बेस तो हमने यूज किया, हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं यूज किया। हाइपोटेन्यूज क्यों यूज नहीं किया, इसका रीजन क्या है। देखिए एक चीज कि अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को
इस लाइन को अगर बड़ा करूं या छोटा करूं, इस एंगल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंगल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इस परपेंडिकुलर की लाइन को बड़ा कर दूं तो मेरे पास ये देखें यहां से इस एंगल के ऊपर क्या पड़ता है, फर्क पड़ेगा। इसी तरह इस बेस की वैल्यू को बड़ा कर दूं तो मेरे पास तब भी इसके एंगल पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को कम करूं या ज्यादा करूं, इस एंगल थीटा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एंगल थीटा डिपेंड करता है स्लोप पर। क्लियर हो गया? तो इस वजह से हमने यहां पर हाइपोटेन्यूज नहीं लिया हुआ। यहां तक तो क्लियर है। अब एक और चीज देखें कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कौन से एक्सिस पर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है वाई एक्सिस पर। तो इसकी वैल्यू को मैं आगे इस तरह से लिख सकता हूं कि परपेंडिकुलर बराबर है किसके, वाई एक्सिस के। सिमिलरली ये जो बेस है ये कौन से एक्सिस पर पड़ा है, एक्स एक्सिस पर। सो मैं इस बेस की जगह ले लूंगा एक्स एक्सिस। तो सिंपल हमें ये समझ आ गई कि अगर आप किसी भी स्लोप की वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं, सो इसका आपके पास जो फार्मूला बनता है वो बनता है वाई बाय एक्स। मतलब आपने क्या किया, दो वैल्यूज को, दो एक्सिस को आपस में आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो यहां से तो हमें ये पॉइंट मिल रहा है। क्लियर? अगर आपने स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप के लिए आप क्या करेंगे, डिवीजन कर रहे हैं। अब फाइंड कर लेते हैं एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हमने अगेन एक अंदाजे के मुताबिक स्लोप ले लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने ये स्लोप ले लिया और आपको बोला जाता है कि एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करें। इस ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस तक जो भी एरिया आ रहा है वो हमने फाइंड करना है। सो आप क्या कर लेंगे कि इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर गिराएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। सो इसके अंदर अब ये जितनी भी जगह है, ये जितना भी एरिया है, इसको हमने करना है फाइंड। तो ये हम कैसे करेंगे, सो आप सिंपली ले लेंगे, यहीं पर ले लेते हैं एरिया इक्वल टू, तो अब आपके पास जो एरिया है ये आप अगर नोट करें तो ये आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपके पास है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये आप कैसे, ये आप किस तरह बोल सकते हैं, देखें आपके पास अगर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, सो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ के। ये आपके पास फॉर एग्जांपल लेंथ हो गई, ये आपके पास ब्रेथ हो गई। लेकिन अगर मैं इसको हाफ कर लूं, अगर मैं इसको हाफ कर लूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सो यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा, 1/2 लिख दिया। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बन गया, एरिया बन गया। क्लियर? सो आपके पास ये भी यही कंडीशन, आपके पास एरिया इसके बराबर है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एरिया इक्वल टू, एरिया बराबर है किसके, तो ये मेरे पास बराबर है 1/2, और मेरे पास है बेस, ये आपके पास है बेस, ये आपके पास है परपेंडिकुलर, ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके पास बराबर है बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर के। नेक्स्ट आप देखें, यही आपके पास जो एरिया है 1/2, बेस की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, बेस आपके पास एक्स एक्सिस पर, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एक्स एक्सिस। क्लियर? और मल्टीप्लाई साइन डाला, और परपेंडिकुलर किस कौन से एक्सिस पर है, परपेंडिकुलर आपके पास है वाई एक्सिस पर, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं वाई एक्सिस। सो आपके पास फाइनली जो आ रहा है एरिया इज इक्वल टू 1/2 एक्स वाई। तो ये वैल्यू जो आपके पास आ गई है, ये वाली वैल्यू, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपके पास क्या, एरिया फाइंड करना। अगर किसी भी ग्राफ का आप एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, दो एक्सिस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सही है? तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने सीख लिया कि स्लोप और एरिया कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा ग्राफ ड्रा करेंगे जिसमें आपके पास जो दो एक्सिस हैं उसके ऊपर एक के ऊपर होगा डिस्टेंस और दूसरे के ऊपर होगा टाइम। अब यहां पर आपके पास ये ओरिजिन है, फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफ ले लिया, आपके पास ओरिजिन है, तो आपके पास जो फर्स्ट पर डिस्टेंस है ये आपके पास आएगा वाई एक्सिस पर। तो ये हमारे पास है वाई एक्सिस, इस पर हम ले लेंगे डिस्टेंस। क्लियर हो गया? और डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, और इसका यूनिट आप क्या लेंगे, मीटर। क्लियर हो गया? मतलब यहां पर जो हम रीडिंग लेंगे उसके ऊपर हमारे पास वैल्यूज किस में होंगी, मीटर्स में। सिमिलरली टाइम आपके पास एक्स एक्सिस पर होता है, तो ये आपके पास है एक्स एक्सिस, और यहां पर हम ले रहे हैं टाइम, और टाइम का आपके पास सिंबल है टी, और इसका यूनिट हम लेंगे सेकेंड। क्लियर? अब यहां पर इस ग्राफ में हम फाइंड करेंगे स्लोप। स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, हम एक ग्राफ लेंगे और उसका फिर स्लोप हम फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम स्लोप अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है। क्लियर है? एक पर्सन है, और ये पर्सन एक जगह पर खड़ा है, इस जगह का नाम है पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए से एक और जगह पर मूव करके जाता है पॉइंट बी तक। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट सेकंड में, नीचे हम वैल्यू जो ले रहे हैं वो सेकंड में लेंगे, ऊपर हम मीटर में लेंगे। क्लियर? मतलब ऊपर हम डिस्टेंस ले रहे हैं और नीचे हम ले रहे हैं टाइम। तो यहां पर फर्स्ट सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट्स सपोज 2 मीटर। फिर अगले एक और सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर। और फिर अगले एक सेकंड में, फॉर एग्जांपल यहां तक इसका फाइनल पॉइंट है, बी पॉइंट ये रहा, तो इसका यहां तक जो 3 सेकंड हुए तो इसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया 6 मीटर। अब इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं यहां पर ड्रा करूं तो आप देखें, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपके पास ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड हो गया, ये आपके पास हो गया 2 सेकंड और ये आपके पास है 3 सेकंड। इसी तरह से ये आपके पास हो गया 2 मीटर, ये आपके पास हो गया 4 मीटर और ये आपके पास हो गया 6 मीटर। अगर मैं यहां से इन वैल्यूज को आगे प्रोसीड करूं, देखें ये इस तरफ को जाएंगी, इसको आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो ये सारी की सारी लाइंस एक पॉइंट पर आके टच कर रही हैं। अगर नोट करें तो ये सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट पर आके टच कर रही हैं। तो इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इन लाइंस को हम आपस में जोड़ रहे हैं तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास बन गई है एक स्ट्रेट लाइन और ये हमारे पास क्या, एक ग्राफ। इस बाकी डॉटेड लाइंस को मैं यहां से मिटा देता हूं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया एक ग्राफ। अब इस ग्राफ का हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप। इस स्लोप को हम कैसे लेंगे, तो आपने अगर इसका स्लोप फाइंड करना है तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की जानिब गिराएंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो हम इसको ऊपर से गिराएंगे और यहां से इसको मिला देंगे। तो आप नोट करें कि ये आपके पास वो एंगल है जिसकी हम बात करते हैं थीटा। ये आपके पास है 90 डिग्री एंगल। थीटा के ऑपोजिट साइड आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास है बेस। क्लियर? अब यहां पर हमने फाइंड करना है स्लोप। तो स्टूडेंट्स, ये चीज याद रखना कि स्लोप आपके पास किसके बराबर था, अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा, ये बराबर था आपके पास टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा बराबर किसके था, परपेंडिकुलर बाई बेस के। और परपेंडिकुलर बराबर होता है वाई एक्सिस और बेस बराबर होता है एक्स एक्सिस। यहां पर जो हमारे पास केस है इसमें मतलब ये हुआ कि स्लोप आपके पास ओवरऑल बराबर आ जाता है y बाय एक्स एक्सिस के। अब यहां पर आप अगर नोट करें तो y एक्सिस पर आपके पास क्या चीज है, y एक्सिस पर आपके पास है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का जो फाइनल पॉइंट है वो कौन सा है, 6 है, और इनिशियल पॉइंट क्या है, 2 मीटर। मतलब फाइनल को हम इनिशियल से माइनस कर देंगे। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं 6 मीटर माइनस 2 मीटर। क्लियर? और इसी तरह से हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहां पर क्या है, बेस। बेस का फाइनल पॉइंट क्या है, 3 सेकंड, और इनिशियल पॉइंट क्या है, 1 सेकंड। तो इनको भी हम आपस में माइनस कर लेंगे। तो मैं यहां पर लिख लूंगा 3 सेकंड माइनस 1 सेकंड। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास स्लोप इक्वल टू आपके पास क्या है, 6 में से 2 चले जाएं तो आपके पास आता है 4 मीटर। सिमिलरली 3 में से 1 चले जाएं तो आपके पास आ जाएगा 2 सेकंड। तो स्टूडेंट्स, आप अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास इससे वैल्यू आ जाती है 2 1 और 2 2, मतलब यहां पर वैल्यू आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। आप अगर नोट करें, इसको आप नोट कर लें, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने सॉल्व किया, इसका जो स्लोप था इससे वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, वैल्यू तो हमारे पास वो मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन मीटर पर सेकेंड आपके पास किसका यूनिट है, ये आपके पास यूनिट है स्पीड का। ये आपके पास यूनिट है स्पीड का या वेलोसिटी का। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब मिलता है तो इससे आपके पास स्पीड बनती है, स्पीड या वेलोसिटी आपके पास बन जाएगी। वेलोसिटी कब बनेगी, जब आपके पास यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पर हमारे पास जो स्लोप है, इससे आपके पास जो वैल्यू आई वो आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का, किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 आपके पास जो बुक में भी आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हम 2 चीजें फाइंड करेंगे, स्लोप और एरिया। तो मैंने इस वजह से यहां पर 2 ग्राफ बनाए हैं। फर्स्ट में हम यहां पर फाइंड करेंगे स्लोप और फिर हम यहां पर फाइंड करेंगे एरिया। अब देखें, ये आपके पास 2 ग्राफ हैं। ये आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये है कि आपके पास स्पीड जो फर्स्ट पर है आपके पास y एक्सिस पर आएगा और टाइम आपके पास आएगा x एक्सिस पर। तो यहां पर हम ले लेते हैं, ये आपके पास y एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं, और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? यहां पर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो मीटर पर सेकंड में होंगी। सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या है, सॉरी x एक्सिस के ऊपर आपके पास है टाइम, और टाइम आप लेंगे सेकंड में। सिमिलरली यहाँ पर ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास टाइम है, टाइम हम लेंगे सेकंड में। ये आपके पास y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर आपके पास स्पीड है,
और स्पीड की आप वैल्यूज लेंगे मीटर पर सेकंड में। ये मैंने दोनों ग्राफ ड्रा कर दिए। यहां पर हम फाइंड करेंगे स्लोप। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो अगर मैंने स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप फाइंड करने के लिए एक सिचुएशन ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक पर्सन है और वो मूव करता है। स्टूडेंट्स अब यहां पर भी एक सिचुएशन ले लेते हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए। ग्राफ हम दोनों में लेंगे, फिर हम एक ग्राफ से स्लोप फाइंड करेंगे और दूसरे ग्राफ से हमने एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स यहां पर एक सिचुएशन ले लेते हैं। सिचुएशन ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक कार है, एक कार बना देते हैं हम। ये कार यहां पर ए पॉइंट पर खड़ी हुई है और ये यहां से मूव करके एक और पॉइंट पर जाती है, पॉइंट बी पर। लाजिम बात है इसको कुछ टाइम लगेगा, तो हम यहां पर टाइम ले लेते हैं। ये हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट सेकंड में यहां पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड, या स्पीड इसकी थी 2 मीटर पर सेकंड। फिर एक और सेकंड जब गुजरा, मतलब 2 सेकंड गुजरे, तो इसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, मतलब इंक्रीज हो रही है। और एक और सेकंड जब गुजरा, 3 सेकंड गुजरे, तो इसकी स्पीड होगी 6 मीटर पर सेकंड। मैंने सिंपल वैल्यूज लिए हैं। तो इसको जब हम यहां पर प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को, सो ये ग्राफ आपके पास फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड के लिए आ गया, 2 सेकंड और ये हो गया 3 सेकंड। इस तरह से यहां पर आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्पीड, यहां पर हो गई 4 मीटर पर सेकंड स्पीड और यहां पर हो गई 6 मीटर पर सेकंड स्पीड। सिमिलरली यहां पर भी इसी तरह 1 सेकंड 2। तो आप अगर नोट करें तो इसका ग्राफ पिछले की तरह हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने ये इसका ग्राफ ले लिया और यहां पर इसका ग्राफ भी लेट सपोज मैंने ये ले लिया, अंदाजे के मुताबिक मैंने यहां पर ड्रा कर लिया। क्लियर? अब यहां पर मुझे इसका फाइंड करना है, क्या चीज? स्लोप फाइंड करना है। यहां पर इसका फाइंड करना है स्लोप और इसका हमने फाइंड करना है एरिया। तो पहले अपनी अटेंशन यहां पर डालते हैं कि हमने यहां से लेके यहां तक जो स्लोप है ये फाइंड करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब भी स्लोप लेते हैं तो स्लोप की इक्वेशन आपके पास क्या है? ऐसा करते हैं, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप की इक्वेशन आपके पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये होती है टेंजेंट थीटा की, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर होता है y बाय एक्स की। तो मुझे यहां पर y और x की वैल्यू चाहिए होंगी। y और x की अगर वैल्यूज मैं निकालूंगा तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ गिराऊंगा और इस वैल्यू को मैंने यहां पर मिला दिया। सो ये आपके पास है परपेंडिकुलर, ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास है बेस। सिमिलरली वहां पर भी ऐसा ही होगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर आप इस कंडीशन को जरा गौर से देखें कि यहां पर आपके पास y एक्सिस के ऊपर है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की जो इनिशियल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू वो है 6 मीटर, और जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर लेता हूं। देखें यहां पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। 6 मीटर 6 माइनस यहां पर है 2। क्लियर? सिमिलरली आपके पास जो बेस है इसकी फाइनल वैल्यू आपके पास क्या है? इसकी फाइनल वैल्यू क्या है? 3 मीटर, और इनिशियल वैल्यू क्या है? 1 मीटर। तो हम इसको भी यहां पर ले लेंगे, तो हम कर लेंगे 3 माइनस 1, मतलब सेकंड जी आपके पास। इसका मतलब ये कि स्लोप से जो यहां पर वैल्यू आ रही है 6 में से 2 गए तो आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास है 2 सेकंड। आपके पास अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 2। यहां पर देखें ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सो यहां पर आपके पास स्लोप की वैल्यू आ जाती है। ये आपके पास है स्लोप। तो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो आया 2, और इसकी वैल्यू, इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप अगर यहां पर जरा गौर करें, ये मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? मीटर पर सेकंड आपके पास यूनिट है एक्सेलरेशन का। क्लियर हो गया? ये आपके पास है एक्सेलरेशन का यूनिट। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं तो ये आपको एक्सेलरेशन देता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब यहां पर आपके पास केस नंबर 2 ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये ग्राफ है, फुल ग्राफ हम ले लेते हैं। अब इस ग्राफ की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फाइनली जो आपके पास लास्ट पॉइंट है इसको हम एक परपेंडिकुलर नीचे गिरा देते हैं। तो आपके पास यहां पर एक जितना भी एरिया बन गया हमने इसकी वैल्यूज को करना है फाइंड। तो अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एरिया आपके पास बराबर होता है किसके? 1/2 परपेंडिकुलर या बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अगर वैल्यूज हम पुट करें फर्दर तो आपके पास ये बराबर आता है 1/2, बेस की जगह हम लिख लेते हैं x और परपेंडिकुलर की जगह लिख लेते हैं y। मतलब ये हुआ कि आपके पास एरिया इक्वल टू 1/2 हम लिख लेंगे यहां पर 1/2, और x एक्सिस के ऊपर आप अगर देखें तो x एक्सिस के ऊपर जो फाइनल माइनस इनिशियल
तो फाइनल आपके पास क्या 3 माइनस 0 से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पर 3 डायरेक्ट ले रहा हूँ 3 सेकंड। क्लियर। और इसी तरह जो y एक्सिस है तो y एक्सिस के ऊपर आपके पास जो टोटल वैल्यू है फाइनल वैल्यू आपके पास क्या है 6 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वैल्यू क्या है 0। तो 6 में से 0 गए तो आपके पास 6 ही आ जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्ट 6 मीटर पर सेकंड ही ले रहा हूँ। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो आपके पास एरिया आता है, आप नोट करें 1/2 को फिलहाल मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 18। यहां पर देखें ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड आपस में कट हो जाएगा क्योंकि ये नॉमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में कट हो गए तो जस्ट आपके पास क्या बच गया मीटर बच गया। आप अगर फर्दर देखें तो आपके पास ये एरिया बराबर आ जाता है 18 को 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 9। ये आपके पास आ गया 9 मीटर। तो ये जो फाइनल मेरे पास आ गया एरिया, ये हमने क्या फाइंड किया एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन आप अगर नोट करें तो ये आपके पास क्या है मीटर। मीटर आपके पास किसका यूनिट है डिस्टेंस का। इसका मतलब ये कि हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। क्लियर हो गया। जब भी आप एरिया अंडर द ग्राफ लेते हैं तो आप क्या फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये जो आपके पास यूनिट है ये किसका है डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। तो हमें ये चीज समझ आ गई कि आप जब भी एरिया फाइंड करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ ले रहे हैं तो आप फिर क्या फाइंड करें इससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यह है स्पीड टाइम ग्राफ के लिए। क्लियर हो गया। और स्लोप जब आप लेते हैं तो आप स्पीड टाइम ग्राफ से क्या फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आपका इसमें है एग्जांपल्स। तो यहां पर मैंने टोटल 6 ग्राफ यहां पर बनाए हुए हैं, अभी फिल नहीं किए। तो ये आप अगर ऊपर देखें तो ऊपर वाले जो 3 ग्राफ हैं आपके पास हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपके पास है डिस्टेंस जिसको हम मीटर में लेंगे और यहाँ पर आपके पास है टाइम, तो टाइम को हम लेंगे सेकंड में। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं। ये आपके पास जो पॉइंट है ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ। ये जो 3 आपके पास ग्राफ हैं ये आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, ये आपके पास जो हॉरिजॉन्ट जो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपके पास है स्पीड हम लेंगे मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर भी पर आप ले रहे हैं टाइम और टाइम आपके पास है सेकंड में। अब हमने यहाँ पर डिफरेंट ग्राफ्स यहाँ पर लेने हैं। तो ये चीज़ याद रखें जो ये 2 ग्राफ्स हैं, ये जो 2 ग्राफ्स हैं ये मैं ले रहा हूँ रेस्ट के लिए। जब आपके पास एक बॉडी रेस्ट पर है, ये जो 2 ग्राफ्स होंगे, ये 2 ग्राफ हैं आपके पास रेस्ट कंडीशन के लिए, ये 2 ग्राफ आपके पास होंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर। ये जो 2 ग्राफ हैं ये आपके पास होंगे वेरिएबल मोशन के लिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखें अब फर्स्ट ग्राफ को मैं डिस्कस करता हूं रेस्ट के लिए। रेस्ट के लिए पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे रेस्ट की कंडीशन के लिए स्पीड टाइम ग्राफ। तो देखिए स्टूडेंट्स कंडीशन ये है कि एक बॉडी रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसके कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक और शख्स है वो खड़ा हुआ है। लेट्स सपोज कुछ डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। तो 0 सेकंड पर उसकी जगह 5 मीटर थी, फिर जब एक और सेकंड गुजरा तो उसकी जगह क्या थी 5 मीटर ही थी, क्योंकि रेस्ट पर है, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, तो अपनी जगह पर ही है। इसी तरह से सेकंड जब एक और सेकंड गुजर गया तो तब भी वो 5 मीटर पर था, एक और सेकंड गुजर गया तब भी वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर ही है, अपनी जगह वो चेंज नहीं कर रहा। तो आप अगर नोट करें यहां पर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन मुझे क्या शो करती है कि बॉडी किस पर है रेस्ट पर है। लेकिन ये ग्राफ किसके लिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किसके लिए है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। आपके पास अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो देखें टाइम तो आपके पास इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस आपके पास इंक्रीज नहीं हो रहा। डिस्टेंस आपके पास क्या है 5 मीटर ही है और टाइम आपके पास इंक्रीज हो रहा है। सो ऐसा ग्राफ जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो इसको हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कंडीशन में रेस्ट। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड होगी 0। अगर उसकी स्पीड 1 होगी तो इसका मतलब क्या है कि किस में है मोशन में। मैं तो चाहता हूं कि मोशन में ना हो बल्कि किस में हो रेस्ट में हो। तो इस कंडीशन में आपके पास वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 0। तो लेट्स सपोज कि शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 पॉइंट पर क्या थी 0 थी, फिर जब 1 सेकंड गुजरा तो उसकी वेलोसिटी अब भी क्या है 0 ही है। इसी तरह से एक और सेकंड गुजरा उसकी वेलोसिटी 0 ही है, एक और सेकंड गुजरा उसकी वेलोसिटी 0 ही है। मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, उसकी वेलोसिटी क्या है 0।
जीरो का मतलब क्या, एक जगह पर खड़ी हुई है। सो आप अगर नोट करें तो आपके पास जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस तरह का आ रहा है। जो ग्रीन कलर की आपको लाइन नजर आ रही है ये, तो ये ऑन द एक्स एक्सिस है। इसका मतलब ये है कि बॉडी किस पर है, रेस्ट पर, ऑन द एक्स एक्सिस। ये ऐसा ग्राफ जो ऑन द एक्स एक्सिस आ जाए स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो इसका मतलब है कि बॉडी किस पर है, रेस्ट की कंडीशन में। क्लियर हो गया। आप अगर नोट करें तो आपके पास टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन आपके पास स्पीड ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बल्कि किस जगह पर खड़ी है, 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर खड़ी है। इसका मतलब यह कि वो रेस्ट पर है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन आपके पास है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट, जिसमें एक बॉडी अपना आप चेंज ना करे, अपनी मोशन को चेंज ना करे, कांस्टेंट मोशन से जा रही हो। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए यूनिफॉर्म मोशन से। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपके पास क्या आता है, स्पीड आती है। मतलब हम यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या है, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट्स सपोज आपके पास 1 सेकंड में एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर। क्लियर? फिर नेक्स्ट एक और सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में कहां पर पहुंच गई, 4 सेकंड, मतलब 2 मीटर और इंक्रीज हो गया। फिर एक और सेकंड में, मतलब तीसरे एक और सेकंड जब गुजरा, फिर 2 मीटर और का इजाफा आ गया, मतलब 6 मीटर। तो आप अगर नोट करें कि हर एक सेकंड में ये अपना डिस्टेंस कितना इंक्रीज करती जा रही है, 2 मीटर इंक्रीज करती जा रही है। सो यहां पर जो मेरे पास ग्राफ आ रहा है, आप अगर नोट करें तो मेरे पास ग्राफ इस टाइप का आ रहा है। सो मैं इस लाइंस को अगर यहां पर आगे प्रोड्यूस करूं तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये मेरे पास किस चीज का ग्राफ है, ये आपके पास है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। क्लियर हो गया? इसको आप बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यह यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन ये किसके लिए है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए। क्लियर हो गया? आपके पास इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ के लिए ड्रा करना चाहता हूं, तो यहां पर एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखें कि यहां पर है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि चेंज ना होना, चेंज ना होना। तो यहां पर है स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब ये कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन आपके पास स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रही। लेट्स सपोज कि एक बॉडी है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है। लेट्स सपोज एक बॉडी है, उसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, वो यहां पर है 0 सेकेंड पर। सही है, एक कंडीशन हमने ले ली। जब एक और सेकंड गुजरेगा, 1 सेकंड गुजरा, 2 सेकंड गुजरा, 3 सेकंड गुजरा, तो क्या ये अपनी स्पीड चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि आपके पास है यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट मोशन में एक बॉडी अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगी। तो इसकी 1 सेकंड के बाद भी इसकी स्पीड क्या होगी, 25, अगले सेकंड में भी 25 और अगले सेकंड में भी 25। मतलब ये आप समझ लें कि आप मोटरवे पर चले जाते हैं और वहां पर स्मूथ रोड है और आप वहां पर गाड़ी को ऑटो मोड पे लगा देते हैं, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रख दी 25 और इसी स्पीड पर जा रहे हैं, तो आप अगर नोट करें तो टाइम तो आपके पास गुजर रहा है, टाइम तो आपके पास इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आप नोट करें तो आपकी जो स्पीड है ना वो ज्यादा हो रही है ना वो कम हो रही है, बल्कि वो किस पर स्टिल है, 25 पर। मतलब चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? सो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बन रहा है। तो आप अगर नोट करें जो ऐसा ग्राफ जो स्पीड टाइम ग्राफ में पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो, तो इसमें आपके पास बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर हो गया? ये देखिए इससे सिमिलर है, लेकिन इन दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट आपके पास जो 2 ग्राफ्स रह गए, ये आपके पास है वेरिएबल मोशन के लिए। तो वेरिएबल मोशन के लिए पहला जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेट्स सपोज मैं यहां पर एक वेरिएबल जैसा वो ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक ग्राफ बना दिया। स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैंने ग्राफ लिया, अगर आप इसको देखें तो इररेगुलर है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या, वेरिएबल स्पीड क्या होती है, अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप नोट करें तो पहले एक सेकंड में इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट्स सपोज 25 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। फिर अगले एक और सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, लेट्स सपोज 30 मीटर। फिर अगले एक और सेकंड में इसने 31 मीटर। तो आप अगर नोट करें तो यहां पर इसने 1 सेकंड में 25 मीटर कवर किया था और अगले उसमें 5 मीटर जस्ट किया, इंक्रीज हुआ, फिर 1 मीटर का इंक्रीज हुआ। तो आपके पास बॉडी इक्वल टाइम तो कवर कर रही है, लेकिन उसमें जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल मोशन का ग्राफ। ये आपके पास इस तरीके से आ सकता है और ये आपके पास डिस्टेंस टाइम के लिए। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट ग्राफ रह गया, आपके पास है वेरिएबल मोशन के लिए, लेकिन ये आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये है कि बॉडी अपना आप अपनी स्पीड क्या करती है, या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। क्लियर हो गया? तो यहां पर हम कंडीशन ले लेते हैं कि एक बॉडी 1 सेकंड में फॉर एग्जांपल 25 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई उसकी स्पीड। फिर जैसे उसका 1 सेकंड और गुजरा तो इसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। फिर एक और सेकंड जब गुजरा तो इसकी स्पीड हो गई फॉर एग्जांपल 75 मीटर पर सेकंड। तो आप अगर नोट करें कि हर एक सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज।
क्यों? वेरिएबल का मतलब क्या है? चेंज। वेरिएबल का मतलब क्या है? चेंज होना। सो ये अपना आप क्या करेगी? चेंज करेगी। ये इसको हम बोलते हैं नॉन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। अगर इससे पिछला केस आप देखें तो वो आपके पास था कांस्टेंट, इसमें स्टिल थी, ना इंक्रीज हो रही थी ना डिक्रीज। यहां पर आपके पास ये बॉडी अपना आप क्या कर रही है? बार बार चेंज कर रही है। सो हमारे पास यहां पर जो ग्राफ आएगा वो आपके पास इस टाइप का ग्राफ आएगा। सो ये आपके पास जो ग्राफ है ये शो करता है कि बॉडी आपके पास अपनी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है। तो इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये ग्राफ आपके पास इस तरह से भी आ सकता है, उसको हम बोलते हैं डीसेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। सो इसको हम बोलेंगे, इससे जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है ये आपके पास है वेरिएबल मोशन है। क्लियर हो गया?